सर ये किसके स्टेप्स है? ये स्टेप्स हैं टू बैलेंस एनी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मेथड इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मेथड। एंड ये स्टेप्स हैं टू बैलेंस आउट एनी रिडॉक्स रिएक्शन। ओके आयुष? यस सर। आद्या? यस सर। गुड मॉर्निंग। हाँ तो नोट डाउन कर लो ये स्टेप्स सारे एक बार, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। कल आपको समझ नहीं आया था तो मैं पहले स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है? ओके, जैसे ही हो जाए बता देना एक बार। जैसे ही नोट डाउन हो जाए एक बार बोल देना मुझे। ओके सर। सर हो गया। हो गया? चलिए। सर आपने थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन एंड Total change in oxidation number of each oxidant and reductant and make them equal by multiplying with some coefficient. आयुष समझ आया? हाँ जी सर। ओके। हो गया सबका?
अगर सबका हो गया, मैं ऊपर वाले कुछ पॉइंट हटा देता हूँ, आपको बोलता हूँ साथ साथ देखिए। ओके, आपके सामने ऐसी रिएक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक करेंगे किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर किस किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? यहाँ पर मैंगनीज ऑक्सीजन। किस किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है? आद्या बताएगी। आद्या, यहाँ MnO4 माइनस का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 निकल कर आएगी। MnO4 माइनस आपने KMnO4 से ड्रॉ करना है या HMnO4 से ड्रॉ कर दो, लास्ट में हाइड्रोजन हटा देना, आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा वो +7 निकल कर आएगा। H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है आपको। बेसिकली दो OH बनाकर दोनों कंबाइन कर दिए हैं। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 निकल के आएगा, तो यहां पर कितना होगा? -1। H प्लस से मुझे मतलब नहीं है, +1 होता है वैसे। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? वाटर के अंदर ऑक्सीजन का -2 है। ऐसा कुछ है, लेकिन वाटर का मुझे मतलब नहीं होता है, मुझे इस पार्ट से मतलब है। H2O2 किससे किस में गया? यहां से ऑक्सीजन इस O2 के अंदर गई है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +7 था, यहां पर +2 है, तो टोटल चेंज कितने का हुआ? आद्या, इतनी बात समझ आई आपको? हाँ यस सर। तो यहाँ पर H2O2 के अंदर चेंज कितना, ऑक्सीजन के अंदर चेंज कितने का आया है? सर वहां पे ये ऑक्सीडेशन नंबर O2 का आप 0 कैसे लिखे? O2 है, कोई और एटम है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना पड़ेगा? ऐसे। हाँ। अब तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, तो अगर आप बीच में तलवार चलाओगे, बीच में इसको काटोगे, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। मतलब किसी पे कोई चार्ज आएगा? दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सेम है तो दोनों में से किसी पे कोई चार्ज नहीं आना चाहिए आद्या? हाँ नहीं सर, नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगा। हाँ सर, अब आ गया पूरा। आ गया? तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, वहां पर जाकर 0 हो गया। टोटल चेंज कितने का हुआ आद्या? किसमें? यहाँ पर H2O2 से O2 में अगर ऑक्सीजन -1। -1 तो एक ऑक्सीजन के लिए, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, H2O2 है। टोटल तो चेंज 1 का आएगा, 1 का। नहीं 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 भाई, आपके पास एक ऑक्सीजन -1 से ऑक्सीजन में गई, दूसरी ऑक्सीजन भी -1 से यहाँ पर -1 से 0 में गई, ये भी -1 से 0 में गई। टोटल दोनों का ऐड करके कितना बनेगा? 0। -1 प्लस -1 0 कब से होने लगा? यहाँ से चेंज कितने का? -1 -0, -1 -0, कितने का चेंज हुआ भाई? -1 -0 कितना हुआ? -1। और दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए क्या है? यही है, तो -1 × 2 कितना हुआ? -2 होना चाहिए।
आद्या हाँ -2 होना चाहिए, 2 एटम है भाई, -1 से 0 पे जा रहे हैं दोनों, तो दोनों में चेंज कितने का, -1 तो नेट मिला कितना हो गया, -2 के बराबर आ जाना चाहिए। हाँ, मतलब दोनों एटम्स का देखेंगे। तो दोनों एटम्स का देखेंगे और नेट मिला के दोनों -2 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट मैं आता हूं, तो मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को अभी हटा रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किए थे। चेंज डायरेक्टली देख लेंगे, ऊपर कितना है -2 का है, नीचे कितना है +5 का चेंज है। आज दोनों जगह ना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज बराबर होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलता है, दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज इक्वल कब आएगा, जब आप दोनों जगह किसी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। चेंज बेसिकली 2 का ही है, -2 इस वजह से लिखा क्योंकि वैल्यू है -2, चेंज तो 2 ही बोलेंगे क्योंकि चेंज में तो सिर्फ आपको चेंज देखना कितना आया है। तो 2 का चेंज यहाँ पे, 5 का चेंज यहाँ पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या दोनों जगह 10 आ जाएगा हाँ और बैलेंस आउट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज दोनों जगह बैलेंस आउट हो जाएगा अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे 5 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां 2 था तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करना है। आया? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह बराबर होते ही क्या करूंगा, इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप मुझे चेक करके बताओ क्या मैग्नीज मेरे बैलेंस आउट हो गए हैं। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे मैग्नीज बैलेंस आउट है। यहाँ पर 2 मैग्नीज हैं, यहाँ पर भी 2 मैग्नीज हैं, मतलब दोनों जगह बराबर है। करेक्ट? हाँ दोनों जगह बराबर है मैग्नीज। अब आपको बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन बैलेंस आउट करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस आउट करेंगे। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं, 8, यहां से 4 × 2, 8 ऑक्सीजन मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं मुझे, 10, 5 × 2, 10 ऑक्सीजन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। टोटल रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 8 + 10, 18 एटम्स हैं। जबकि प्रोडक्ट साइड में मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 10 तो यहाँ, 5 × 2, 10 ऑक्सीजन तो यहाँ है। वाटर के अंदर क्या है, सिर्फ एक 1। मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं वाटर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से कर दूं, ताकि ऑक्सीजन दोनों जगह बराबर हो जाए। हाँ और वाटर से कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी नहीं हो रही है ना। वाटर में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पर अभी ऑक्सीजन मेरा पूरा बैलेंस आउट हो गया आद्या, ठीक है। हाँ सर। उससे नेक्स्ट स्टेप में अब हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करूं, इस साइड वापस से काउंट करो कितने हैं, यहां पर वापस से अगर आप हाइड्रोजन देखने जाओगे तो 5 × 2, अगेन 10 हाइड्रोजन मेरे पास हैं। और इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 8 × 2, 16 हाइड्रोजन मेरे पास दिखाई दे रहे हैं क्या, 8 × हाँ 16 हाइड्रोजन है। और कहीं हाइड्रोजन आ रखा है इसमें, नहीं है। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 से। यहाँ है 10, यहाँ है, क्या इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ तो इस तरह से ये रिएक्शन अपनी बैलेंस आउट हो गई है।
हो गया आद्या? हाँ सर समझ आ गया। पक्का? हाँ ये इक्वेशन समझ आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, अपने वे में स्टेप्स एक बार लिख लेना कैसे कैसे किया है, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। जब आपका ये नोट डाउन हो जाए तो उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। चलिए मैं वापस से आता हूँ, मेरे ख्याल से हो गया होगा ये नोट डाउन अब तक। आपको इक्वेशन गिवन है HI प्लस H2SO4 gives I2 plus SO2 plus H2O। यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो यहां पर -1 निकल कर आएगा। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आएगा। I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकल के आएगा। SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकल कर आएगा। इस तरह से आपके पास यहाँ पे HI का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, H2SO4 के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, I2 के अंदर 0 होगा, SO2 के अंदर +4 होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, अब हम लोग चेंज देखते हैं, यहां से कितने का चेंज आएगा। एटलीस्ट मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक I2 एटलीस्ट मिल जाए अपने को। यहां पर 2 आयोडीन होंगे तभी I2 मिल सकता है। हाँ अब चेंज कितने का हुआ? 2 आयोडीन से -1 इंटू 2, -2 का चेंज हो जाना चाहिए। सल्फर चेंज कितने का है? +6 +4, 2 का चेंज है क्या?
2 का चेंज है क्या सल्फर में आद्या? हाँ सर 6 - 4 2 ही करेगा। हाँ, दोनों जगह चेंज अभी इक्वल है, कुछ भी बैलेंस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। दोनों जगह अगर चेंज बराबर आ रहा है तो अभी बैलेंस आउट करने की जरूरत नहीं है अपने को। और अगर अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपके एलिमेंट्स बैलेंस कर सकता हूँ। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, रिमेनिंग एटम्स हैं, उनको क्या मैं डायरेक्टली बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर रिमेनिंग एटम्स को अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, आयोडीन इज बैलेंस, यहाँ पर 2 आयोडीन है, यहाँ भी 2 आयोडीन। सल्फर इज बैलेंस, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर, ये भी बैलेंस है। अब मैं देखता हूं कि ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पर मुझे 4 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर 2 और 1 3 ही ऑक्सीजन एटम्स है। 3 दिखाई दे रहा है उस साइड, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम। तो मैं क्या करूंगा, मैं वाटर के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से अगर मैं वाटर को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डायरेक्टली बैलेंस आउट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस मैंने कर दिया। अब हाइड्रोजन में देखता हूँ, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। उस साइड कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड आउट है। आपका इक्वेशन डायरेक्टली बैलेंस हो गया है। समझ आया या नहीं क्या किया? सर आप बोले कि दोनों साइड ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है, पर एक जगह 2 है और एक जगह -2 है, तो फिर ये इक्वल थोड़ी है। आद्या, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें आपको बोला था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो चेंज तो दोनों जगह मोड लेना पड़ेगा आपको। मोड नाम की एक चीज सुनी है? हाँ, उसमें माइनस भी प्लस हो जाता है। हाँ, तो चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। भाई यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना। तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली 1 लिख सकता है, और 1 × 2 2 हो जाएगा। तो चेंज के लिए आपको मोड लेना पड़ेगा, मतलब गैप कितना है वो चेक करना है। जस्ट समझ आया, तो थोड़ा एक्सप्लेन करूं? सर समझ आ गया मॉड जो आपने बताया उससे। हाँ, तो चेंज के लिए ना बस खाली आपको माइनस प्लस नहीं देखना होता है, कितना नंबर है वो देखना होता है। ओके, हाँ तो इस तरह से ये सोल्व होगा। अगली इक्वेशन मैं आपको देता हूं, आप मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। इस बार स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको एक कंपाउंड का। तो और भी कोई साथ में ऐसा कुछ इक्वेशन सामने आ जाए तो क्या करेंगे?
इस इक्वेशन में POCl3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। POCl3 का SO2Cl2 जो मेथड मैंने आपको बताए हैं उन्हीं मेथड के थ्रू POCl3 एंड SOCl2 का स्ट्रक्चर बनेगा। PCl5 आप बना लोगे, लेकिन ये थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इनके स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं मैं आपको साथ साथ बना के दे रहा हूं। POCl3 ऐसा दिखाई देगा, जबकि SO2Cl2 ऐसा दिखाई देगा। सेंट्रल एटम सल्फर होना चाहिए। साइड एटम की वैलेंसी पूरी करें तो हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जबकि क्लोरीन सिंगल एटम से बॉन्डेड रहेगा। POCl3 में भी क्या होगा, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस रहेगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। यहाँ पर थर्ड पीरियड से क्लोरीन और फॉस्फोरस दोनों बिलोंग करते थे, लेकिन फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम थी। कम थी। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो गया। और तीनों क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको वैलेंसी पूरी करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना दिया, जबकि ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो वहां पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, जबकि क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बनाए, और इस तरह से POCl3 का स्ट्रक्चर बनेगा और इस तरह से SO2Cl2 का स्ट्रक्चर बनेगा। PCl5 बहुत सिंपल होता है। PCl5 में आपको डायरेक्टली 5 क्लोरीन जोड़ देने हैं, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 5 क्लोरीन आपको PCl5 में जोड़ देने हैं। तो अब आप हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, और अब मुझे बताइए कि हम लोग रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। सर P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर Cl? फॉस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, जबकि क्लोरीन की 3 होती है आद्या। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3, जबकि फॉस्फोरस का 2. हाँ तो फिर Cl ले लेगा P का। हाँ, तो फॉस्फोरस तो ऐसे थर्ड पीरियड में तो सीधा ही फॉस्फोरस का थर्ड पीरियड होता है। क्या फॉस्फोरस कह रहे हो? ये सर वही कह रहा था सर कि फॉस्फोरस तो ऐसे भी थर्ड पीरियड में तो ऐसे ही सेंट्रल एटम हो जाएगा। हाँ, क्लोरीन का भी थर्ड पीरियड में ही है। अच्छा हाँ, ये भी बात है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन पे आते हैं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन। वो तो सर आपने बोला था कि जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो। हाँ, तो फ्लोरीन का 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक से जंप कर देंगे, नीचे आते हैं क्लोरीन का 3 हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन का 3 है, तो नियरली एक से जंप करें 2.1 पे फॉस्फोरस लाई करता है। मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। यस सर। ओके, चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। PCl5
यहाँ पर फास्फोरस का इलेक्ट्रोनाइट, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 निकल कर आना चाहिए। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से +5 आएगा, जबकि SO2Cl2 वापस से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। सर मेरा POCl3 का +5 नहीं आया था। ओके देखो आद्या, आद्या यहाँ पे फास्फोरस क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? Cl। से क्लोरीन। तो क्लोरीन पे क्या चार्ज? -1, फास्फोरस पे क्या? +1। हाँ। यहाँ भी ऐसे ही कट करें, -1 +1, यहाँ भी ऐसे ही कट करें, -1 +1। इसको कट करते हैं तो यहाँ पे 2 बॉन्ड कट हो रहे हैं, और ऑक्सीजन और फास्फोरस में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाथ जा। सर फास्फोरस। नहीं, ऑक्सीजन 3.5 पे होता है, फास्फोरस 2.1 पे है। हाँ ऑक्सीजन होगा। क्लोरीन से भी ज्यादा होती है आद्या। मैंने वैल्यू पीरियोडिक टेबल में बताया था आपको कैसे निकालनी है, हाँ भूल गए? वो आप बोले थे एक एक ज्यादा कर देने। हाँ याद है हाँ। सुना था। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5 होता है, जबकि फास्फोरस का 2.1 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन पे -2 आएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड मैंने तोड़े हैं, जबकि फास्फोरस पे कितना आ जाएगा? +2। तो फास्फोरस पे टोटल कितना? +1 +1 +1 एंड +2 +5 नेट हो जाएगा फास्फोरस पे। ठीक है क्या? सर वहां पे -2 है, तो फिर हम शायद थोड़ा भूल गए, तो उसको आप +2 क्यों लिख रहे हैं नीचे? नीचे की तरफ, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ा, दोनों में से फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ चले गए। हर एक हाँ फास्फोरस का एक। हाँ हाँ, तो प्लस चार्ज आ जाएगा, याद आ गया। हाँ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ रहा है क्या? इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आ रहा है क्या? नहीं। कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम लोग एटम्स को डायरेक्टली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितने फास्फोरस हैं? 1। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना सल्फर है? एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, कोई फर्क नहीं है। अब अगर आप देखने जाओ, मैं क्या देखूंगा उसके बाद? क्लोरीन। तो यहाँ पे 5 क्लोरीन है, यहाँ भी 5 क्लोरीन है। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ 5 क्लोरीन थे, यहाँ भी 5 क्लोरीन। उसके बाद अगर आप अच्छा सर, वो नीचे आपने जो इक्वेशन लिखी है सर, उसमें आपने +HCl भी लिखा, +HCl, सॉरी, तो क्लोरीन सर 6 हो गया ना। 6 क्लोरीन आपके पास आ गए हैं। ओके, तो +HCl मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और 6 क्लोरीन मेरे पास बनेंगे। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो 6 क्लोरीन अगर मेरे यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे कितना करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए? इस साइड 6 है, इस साइड 5 है, बैलेंस कैसे कर सकता हूँ? कोई तरीका हो सकता है? यहाँ पर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? इसको कर देता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2POCl3। कितना हो गया? 6। यहाँ पे 10 क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 6, तो रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास? 6 + 2 8, तो 2HCl बच जाना चाहिए। चेक करो। यहाँ पर ये सही है। यस सर। मुझे टोटल मिला के यहाँ पे एक HCl की वजह से एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आ रहा था। अब उस क्लोरीन को भी इंक्लूड करना है किसी तरह, तो मैं क्या करूंगा? कहीं से क्लोरीन का नंबर कैसे बढ़ा सकता हूँ? सिर्फ एक तरीका है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मुझे क्लोरीन का नंबर बढ़ाना है, तो क्लोरीन का एक ही सोर्स है आपके पास, PCl5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस साइड क्योंकि फास्फोरस वापस से ट्वाइस करना पड़ेगा, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो गया? 6 क्लोरीन यहाँ पे आ गए, 2 क्लोरीन यहाँ पे, 8 टोटल क्लोरीन हो गया। HCl के आगे आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ताकि क्लोरीन वापस से बैलेंस आउट हो जाए। तो इस तरह से कर देंगे। हुआ? यस सर।
अब उसके बाद देखो कुछ एटम बचा है क्या, हाइड्रोजन बचा हुआ है। पहले ऑक्सीजन देखते हैं फिर हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना 2 and 2 4 ऑक्सीजन है। इस साइड 4 ऑक्सीजन है टोटल, जबकि उस साइड भी 2 and 2 4 ऑक्सीजन है आद्या, ठीक है। तो हाइड्रोजन बैलेंस आउट हो गया। और हाइड्रोजन अगर आप देखने जाओगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। किसी कोई डाउट है इस इक्वेशन में? नो सर। ठीक है, बाकी लोग? आयुष? नो सर। ओके। अच्छा सर, आपने जो स्टेप्स लिखवाए हम लोग को, बोलो। उसमें से जो सर थर्ड स्टेप है हाँ कि फाइंड आउट द टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट हाँ and make them equal by multiplying with some coefficient. तो इसका मतलब सर एक बार समझा दीजिए क्या फिर से? देखो मैं यहाँ पे दो पार्ट, इस इक्वेशन देख लूं मैं अगले में। हाँ यस सर। ठीक है, Cr3 प्लस Fp3 प्लस H2O कर देना। ट्राई करो एक बार, फिर मैं बोलता हूँ। बेसिकली होगा क्या, मैं पिछला कोई एग्जांपल उठा देता हूँ, पीछे जो कराए हैं मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज का कौन सा कराया था। हाँ, MnO4 प्लस 5H2O2। यही था क्या? MnO4 माइनस और यहाँ पे एक H प्लस सप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए क्या बोला है मैंने थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। टोटल चेंज कितने का है? 5 का। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ 0 है। टोटल चेंज कितने का आ गया? 2 का। देखिए आचार्यन। यस सर। हाँ, यहाँ पर टोटल चेंज कितने का है? 5 का है। ऊपर चेंज कितने का है? 2 का है। ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है। यहाँ पर एक पार्ट 5 के चेंज से जा रहा है, जबकि एक पार्ट 2 के चेंज से जा रहा है। अब दोनों चेंजेस को बराबर करना है, कैसे कर सकता हूँ? कोई एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। किस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूं? तो मतलब एक सिंगल कोएफिशिएंट होना चाहिए सर जिसको ना, दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग हो तब सकता है। सर वो 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके और 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि 2 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 into 5 एंड 5 into 2। यहाँ पर 2, यहाँ 5 आ गया। यही कोफिशिएंट के थ्रू बैलेंस आउट करना होता है कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आप बैलेंस आउट कर दीजिए। आया समझ? यस सर। ठीक है सर, चार्ज अनबैलेंस्ड रहता है इसलिए हम लोग उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं। स्टेट अनबैलेंस्ड रहती है, इस वजह से क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअली चार्ज भी बोल सकते हो, लेकिन बेटर वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट अनबैलेंस्ड रहेगी। मतलब तो इसमें सर एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, बस वो कोएफिशिएंट से करके चार्ज दोनों साइड इक्वल कर देंगे। हाँ, बिल्कुल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली दोनों साइड बैलेंस आउट करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज को बराबर करना पड़ता है। ओके आद्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन सारे लोग एक बार ट्राई कीजिए और बताइए मुझे क्या हो सकता है इसमें। इसमें क्या करेंगे हम लोग? यहां पर Cr2O72 माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? आशा आर्यन बोलेंगे। एक मिनट। हाँ, सर मेरा आ गया +6। +6 आया है। परफेक्ट आद्या, बिल्कुल परफेक्ट है। सर वो दो नेगेटिव चार्ज है O के ऊपर, उसको E- लिख देंगे ना स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में वो जो O7 है। माइनस चार्ज भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है ना? यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। चेंजेस कितने कितने हैं? यहां पर +6 से +3 के अंदर जा रहा है, मतलब टोटल चेंज 3 का है। जबकि आयरन +2 से +3 के अंदर जा रहा है, मतलब चेंज कितने का है? 1 का है। बैलेंस आउट करना है, कैसे करूं? यहाँ चेंज कितने का है? 3 का है या 6 का है? 6 का होना चाहिए, क्योंकि 2 क्रोमियम है आपके पास। एक क्रोमियम में चेंज 3 का है, 2 क्रोमियम एटम्स है यहाँ पे। सो दोनों में मिला के नेट चेंज कितने का होगा? 6 का। इस साइड कितने का चेंज है? 1 का। अब बैलेंस आउट कैसे करूं आगे? सर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 1 को 6 से कर दीजिए और 6 को 1 से। बिल्कुल सही है। 6 को 1 से तो उसका मतलब ही नहीं है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रोमियम को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? यहाँ इस क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास 2 क्रोमियम एटम्स थे। ठीक है क्या आद्या? यहाँ पर Cr2 है, तो यहाँ भी 2 क्रोमियम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हाँ, और वहां पे ये +6 था, तो आप बोले कि 2 क्रोमियम है इसलिए हम लोग 6 का गैप ले रहे हैं, वो हमको कुछ समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? देखो, एक क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है ना, वो आपने सिंगल क्रोमियम का निकाला है। इंडिविजुअल, लेकिन सर उसमें तो 2 सेंट्रल एटम हम डाले थे वो सिमेट्री वाला करके, फिर और दोनों सेंट्रल एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला होगा, हाँ है ना? हाँ आप समझ के लिए गए। कितना बोल रहे हैं? 6 बोल रहे हैं। हाँ, तो अब 2 के लिए 12। कितना हो जाएगा? 6 into 6 मतलब 6 + 6 हो जाना चाहिए, नेट मिला 12 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 2 क्रोमियम आएंगे, मतलब 3 + 3 6 हो जाएगा। नेट चेंज कितने का है? 12 - 6। 6 का। समझ आया? हाँ, लेकिन सर आपने तो पहले बैलेंस करने से पहले ही लिख दिया था 6 उस टाइम। बैलेंस करने से पहले ही लिख दिया था, क्योंकि मुझे इस तरफ रिएक्टेंट साइड में दिख गया था कि 2 क्रोमियम है हाँ है ना? तो उस साइड भी 2 क्रोमियम होना मस्ट है। हालांकि मैंने लिखा नहीं होगा, लेकिन 2 क्रोमियम होना मस्ट होता है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली 6 लिख दिया था। आया समझ? यस सर। ओके, तो इस तरह से आपका ये बैलेंस आउट हुई। आयरन बैलेंस आउट हो गया, क्रोमियम बैलेंस आउट हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है। 7 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां कितने ऑक्सीजन हैं आपके पास? इस साइड कितने ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं? 1। एक ऑक्सीजन है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अपना बैलेंस हो जाएगा? ऑक्सीजन, इस H2O को हाँ अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या अपना ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो सकता है? परफेक्टली हो जाएगा ना? हम्म तो ऑक्सीजन इस तरह से आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 14 है क्या? हाँ 14 हाइड्रोजन मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको? 13 से। 14 से, हाँ 14 से। 14H+ से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हो जाएगा अपना। चलिए, अगर इतना हो गया तो आप काफी कुछ सीख चुके हैं। सर बस एक बार Cr2O7 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा दीजिए यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो गया। ठीक है। मैं नीचे दिखा देता हूँ, ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं। आपको कभी भी चार्ज फॉर्म में मिलता है Cr2O7 2- चार्ज फॉर्म में कोई भी आयन दे रखा है, तो जितना चार्ज हो उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। नेगेटिव चार्ज केस में H2Cr2O7 ऐसा बन जाएगा। अब यस आप सर। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है, तो बीच सर वाला क्यों जोड़ते थे वो बता दीजिए ना। क्यों जोड़ते थे? ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके। अदरवाइज आप नेगेटिव चार्ज सोचोगे कहां पे जाएगा सर नेगेटिव चार्ज, इसमें दिक्कत आ जाएगी। लेकिन तो आप उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि H पे +1 होता है। बेसिकली न्यूट्रल करने के लिए, और हाइड्रोजन आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ ही जाता है, OH बॉन्ड बन जाता है। ओके, हाइड्रोजन आपको पता है ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा, मैंने बताया था OH को पहले कंबाइन कर देंगे। तो यहां पर आपके पास Cr2O7 है। इस Cr2O7 में H2Cr2O7 में 2 OH बॉन्ड बनने चाहिए, जबकि 5 ऑक्सीजन जो बच गए वो डबल बॉन्ड O के फॉर्म में जाने चाहिए। जो देखने से लगता है 5 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के फॉर्म में जाने चाहिए, जबकि 2 OH है। ये इक्वली बैलेंस आउट हो सकते हैं क्या, ये 5 डबल बॉन्ड O वाले? आशा आर्यन, हाँ सर। ये इक्वली तो बैलेंस आउट नहीं हो सकते 2 क्रोमियम के बीच में, नो सर। क्योंकि सेंट्रल एटम तो आपके पास 2 होंगे, यस सर। है ना? तो तो मैं उसके क्या बीच करूंगा, एक सिमेट्री। ऑक्सीजन को इन बिटवीन डाल दूंगा, यस है ना? अब सिमेट्री फॉलो हो सकती है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन आपके पास बचे, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, एक यहाँ, और एक OH इसके साथ मैं जोड़ दूंगा।
यहां पर भी क्योंकि दो OH थे तो दोनों साइड एक एक OH दे दिया मैंने। दो OH आपके पास थे तो दोनों साइड एक एक OH मैंने दे दिया है। डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, और इस साइड भी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। इस तरह से आपका H2Cr2O7 का स्ट्रक्चर बना। आचार्य इतना समझ आया? यस सर, यस सर। अब क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को आप हटा दो और उनकी प्लेस पे माइनस चार्ज रख दो। यस। ये स्ट्रक्चर बनाने को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, जो हाइड्रोजन को ऐड करना। अदरवाइज अगर आप सोच पाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जाना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसी पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा। ओके सर सिर्फ एक नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आपने डाला, वो कैसे? मैंने बोला कि अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से भी, होता है। हाँ, तो उस पे -1 आ जाएगा, समझ आ गया। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्वेश्चन सबको समझ आया क्या? Cr2O7 प्लस आयरन 2 प्लस। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मैं आगे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन हैं बड़े इजी और बार बार यूज होंगे, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखे हैं तो पूछे भी जाते हैं। एनसीईआरटी में तो सर बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड वाला दे दिया। नहीं, सीधा से ऐसे मैं बैलेंसिंग के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर्स, ताकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें। कुछ ऐसे कंपाउंड भी आ जाते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अभी इस एज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 12th में आ जाओ तो इजी हो जाता है, लेकिन अभी के लिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो 12th की बुक में स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो मैं वो सब स्ट्रक्चर्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, आपको रटना ना पड़े, इस वजह से मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यस सर। ओके, पहली चीज है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहला ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का N2O। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है, कोई सोच के बताओ। ट्राई करो, इसको बन सकता है आपसे भी, शायद ट्राई करो। सर O को साइड में रखेंगे, लेकिन O तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्या होता है? आपने कोवलेंट बॉन्ड सुना होगा, आयनिक बॉन्ड सुना होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, एक तीसरे टाइप का बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिसमें दोनों हो सकते हैं ना, जैसे अमोनिया NH4। हाँ, NH4 प्लस, उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। परफेक्ट, यही कह रहे हो? हाँ सर। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे सिंपल सा हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन से इन बिटवीन आके ऐसे शेयरिंग हो जाएगी, और बॉन्ड को दिखाएंगे कैसे, एच एच। ये सिंपल सा नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। एक और एग्जांपल देख लो, CH4। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन विद 1 इलेक्ट्रॉन नियर आएंगे इसके, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा।
ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। बॉन्ड की फॉर्म में दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, सी एच 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 एच। इस तरह से CH4 को हम लोग दिखाएंगे। ये सर कार्बन में, बॉन्डिंग सर कार्बन में जो आपने वो डॉट डाला है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है उसका, लेकिन लास्ट शेल में तो 6 होता है, इस हिसाब से 6 डॉट डाल दीजिए। शेल में कब से 6 होने लग गए? सर कार्बन का नहीं 4, हाँ सर आगे। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लेना है तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है उससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे। जैसे ऑक्सीजन 16th ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसका आउटर मोस्ट में 6 होगा। कार्बन कौन से बिलोंग करता है? 14th से? हाँ तो उसका 4 होगा। नाइट्रोजन 17 से बिलोंग करता है तो उसका आउटर मोस्ट में कितना होगा? 7। 15 से बिलोंग करता है तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होगा। जबकि फ्लोरीन किससे बिलोंग करता है? 17 से, तो उसके आउटर मोस्ट में 7 होगा। सो यहाँ पर ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स हुए। यहाँ पर क्या होगा? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लाइन, एक थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ में लिख लेना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इतना सा ये लिख लो, 2-3 स्ट्रक्चर हैं, ड्रॉ कर लो। हो गया? हटा दूं? यस सर। ओके। अब हम लोग लिखते आ रहे थे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अनइक्वल शेयरिंग हो तो क्या करें? अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होगा? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में वो होगा, सर ऐसा पॉसिबल कैसे है? अगर मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो आपने NH3 का स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ बनाया था। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया है। ओके, इसके पास कोई H+ आ जाए, मतलब इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, H+ है, इसके आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर कर ले। मतलब इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये आके जुड़ भी जाएगा तो क्या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये आके शेयर भी कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या 8 से अबव इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आउटर जो सेंट्रल एटम है उसके पास? आद्या? नहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि H के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो ये बॉन्डिंग किस टाइप से करेगा? नाइट्रोजन आपके पास है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर हो जाएंगे।
ये तीन तो जो थे नीचे वाले वो नॉर्मल बॉन्ड्स थे। ये चौथा जो बॉन्ड बना है, इस बार क्या हुआ है, हाइड्रोजन आके सिंपली इसके साथ जुड़ गया है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ये H+ की फॉर्म में आया है। ओके, तो ये तीन तो थे नॉर्मल बॉन्ड, और ये चौथा वाला जो बना है इसको बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है ये बॉन्ड क्योंकि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साइड से ही गए हैं। यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए हैं वो दोनों के दोनों नाइट्रोजन साइड से हैं, जबकि पहले वाले में क्या था, जो तीनों बॉन्ड बने हुए थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया था। ठीक है क्या? यहां पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, इक्वल शेयरिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग है, H+ आया, नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ शेयरिंग कर ली, तो इस वजह से जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उस केस में क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हल्का सा चीज आप लिख लो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के केस में क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्ट्रक्चर ये वाले वैलिड होंगे आपके। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक बॉन्ड बन गया है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करा करते थे, फिर उसके आगे की कहानी मैं वापस से बताऊंगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाते थे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ गए हैं, हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, तो इस वजह से नाइट्रोजन से एक एरो जाता हुआ H+ की तरफ हम लोग दिखाएंगे। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते थे। इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इतना एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। सर कोऑर्डिनेट को ही अनइक्वल शेयरिंग बोलते हैं क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग बोलते हैं। अच्छा, मतलब सिंपली, और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, एक्चुअली से कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। कोवेलेंट बॉन्ड में बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब वो इक्वल भी हो सकती है, इक्वल केस में नॉर्मल कोवेलेंट, जबकि अनइक्वल केस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जैसे ही नोट डाउन हो जाए एक बार मुझे बताइएगा। कॉपी हो गया क्या? यस सर। ठीक है, हटा दूं मैं? हाँ। ठीक है।
अब एक बात बताइए, ये H प्लस आके जुड़ा, यहां तो आप दिखा सकते हो कि ऐसे एरो से होगा, लेकिन क्या इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर के अंदर आप बता सकते हो कौन सा H प्लस आपका डिफरेंट वाला है और कौन सा अनइक्वल शेयरिंग वाला है, कौन सा इक्वल शेयरिंग वाला है? क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर आप बता सकते हो? नहीं। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते इस स्ट्रक्चर के अंदर, है ना? तो ये तो बड़ा टिपिकल सा केस हो गया। सर किस बॉन्ड को हम लोग एरो से दिखाएं? ये वाले हाइड्रोजन दिखाएं, ऊपर वाला दिखाएं? कैसे पक्का करें कि यही वाला इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है? परफेक्ट। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और तो एक चार्ज भी दिखाना है, क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस चार्ज क्या है साथ आया था, और चार्ज को गायब तो नहीं कर सकते, तो चार्ज भी आना चाहिए था। तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई आपकी। अब जब मैं बॉन्ड लेंथ के डाटा देखता हूं, आजकल अपने पास मशीनें हैं, वो बॉन्ड लेंथ मेजर कर देती हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेजर कर देती हैं कि कितना जोर लगाने पे बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है, या कितनी एनर्जी देने से बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका बताएगा। यहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ की डाटा की बात करूं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ चारों हाइड्रोजन का इक्वल आता है। ना तो बॉन्ड लेंथ में कोई डिफरेंस है, ना बॉन्ड स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस है। मतलब एक बार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही एग्जैक्टली बिहेव करेगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो पुराने टाइम में हम लोग यूज करते थे, ये गलत अज्यूम हो गई, क्योंकि ये तो आपको दिखाता है कि एक बॉन्ड डिफरेंट है, तीन बॉन्ड सेम टाइप के हैं। यहां पर आपको तीन बॉन्ड सेम टाइप के दिख रहे हैं, एक बॉन्ड डिफरेंट है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा है? एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है, सारे जो बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक बार फॉर्मेशन हो जाए तो हमें एक नया रिप्रेजेंटेशन डिजाइन करना पड़ा। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास NH3 है मॉलिक्यूल, इसके पास एक H प्लस आएगा, तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को ट्रांसफर कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा और H प्लस को ट्रांसफर कर देगा नाइट्रोजन। तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। सो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन रहेंगे। जबकि हाइड्रोजन पे ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज था और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक प्लस चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो न्यूट्रल हो गया। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मर्ज कर दें, दोनों हाँ। के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करा के, इक्वल शेयरिंग करा के कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं सिंपली। तो इस बार कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे दिखाएंगे? यहां पर प्लस चार्ज, ठीक है क्या? इसमें सारे बॉन्ड्स एक ही टाइप के हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी ज्यादा करेक्ट है। ये जो मेथड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ड्रॉ करने का, ये थोड़ा ज्यादा करेक्ट है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। और प्लस इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें तो कैसे तोड़ोगे भाई? यहां पर तलवार मार के तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें तोड़ सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सेकंड रिप्रेजेंटेशन। साथ में लिख लेना कि क्यों सेकंड रिप्रेजेंटेशन यूज करनी पड़ी, बिकॉज सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ और इक्वल स्ट्रेंथ के थे। इस केस में सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ और इक्वल स्ट्रेंथ के रिप्रेजेंट नहीं हो रहे, जबकि इस केस में ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से ये एक नया रिप्रेजेंटेशन, आजकल ये वाला चार्ज रिप्रेजेंटेशन ज्यादा यूज करते हैं। हालांकि बुक्स में ये भी मिलेगा, लेकिन ये वाला ज्यादा करेक्ट है। तो ये नोट डाउन कर लो। यहां तक अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार पूछ भी लो।
सर ये सेकेंड वाला जो आप स्ट्रक्चर बताया उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन ले लिया न्यूट्रल होने के लिए, तो पिछले स्ट्रक्चर में भी तो ऐसा ही हो रहा था कि वो शेयर कर रहा था दोनों, तो फिर डिफरेंस तो कुछ नहीं दिख रहा। डिफरेंस कुछ नहीं है, दिखाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड दिखा रहे हैं वो एरो से दिखाते थे, तो ये बॉन्ड कुछ अलग टाइप का नजर आता था, जबकि ये बॉन्ड्स क्या थे, एक टाइप के थे, है ना आद्या? हाँ लेकिन एक्चुअली क्या है, चारों बॉन्ड एक जैसे दिखने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हैं ही चारों एक जैसे, तो एक जैसे दिखाएं कैसे? दिखाने के लिए एक नया मेथड निकालना पड़ा। फर्क कुछ नहीं है, इसमें भी शेड वही है बिल्कुल चीज, इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, हाँ, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस पे दिखा दिया था आज। आ गया सर। आ गया? तो ये हम लोग बुक्स में ये रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, लेकिन आजकल ये वाला चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, चारों बॉन्ड को इक्वल प्रूव कर देता है। ओके, हाँ आशय बोलो। सर वो 11-12 के बुक में भी सर वो सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन होता है क्या? ये मिलेगा आपको, जो अपने पास बुक्स हैं उनमें ये ज्यादा मिलेगा। वो अच्छा 11-12 में भी यही रहता है अभी? क्या? मुझे याद है वो 10 वाले में तो पहला वाला ही था। हाँ वही मिलेगा, क्योंकि अपडेट हुआ नहीं है, और ये रिप्रेजेंटेशन आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन बच्चों बताया नहीं जाता है। ये वाला अभी रिसेंट में ऐसा रिप्रेजेंटेशन Recent है। निकाला है। ओके, तो एक बार कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को नोट डाउन कर लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। आयुष कोई डाउट है? नहीं सर, बट सर ये हाँ बताओ। 10th में तो पढ़ाया था ना सर? ये आपको बताया गया था? हाँ सर। बहुत अच्छी बात, अगर बताया गया था तो। अच्छा सर बस आप एक बार वो फिर बोल दीजिए क्योंकि ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग को यूज की जरूरत। क्योंकि सेकंड रिप्रेजेंटेशन के अंदर सारे बॉन्ड्स को हम लोग, जो भी आपके पास बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उनको एक ही वे में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही यूज करते हैं हर एक बॉन्ड को। तो उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि सारे बॉन्ड्स एक ही टाइप के हैं। और once there is formation of coordinate covalent bond, we can say that they are equal to normal covalent bond. Means coordinate covalent bonds are equal to normal covalent bonds once they are formed. तो यहाँ पे एक बार फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर फॉर्मेशन के बाद भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये बॉन्ड आपका थोड़ा डिफरेंट है, जबकि ये बॉन्ड आपके तीनों सेम। लेकिन एक बार फॉर्मेशन के बाद डिफरेंस नहीं दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? स्ट्रक्चर ये वाला होगा। यस सर। तो इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना चाहिए, ये थोड़ा बेटर है, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा देगा। यस सर। हालांकि पता दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर ये यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। यस सर। सर आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराए हैं? नेक्स्ट चैप्टर कब शुरू करूंगा? कौन सा कराए है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा ओके सर। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं रिडॉक्स कवर कर रहा हूँ, मेजर स्ट्रक्चर्स केमिकल बॉन्डिंग के कवर कर रहा हूँ, पी ब्लॉक कवर कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी सर। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके 11th-12th के कवर कर दूंगा। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब नहीं था। कुछ नहीं मिलेगा आपको। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके जो यूज होंगे इनऑर्गेनिक के अंदर वो सब भी कवर कर रहा हूँ, रिडॉक्स भी साथ साथ कवर हो रही है, और ये जो आपके स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये सब कुछ बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। पी ब्लॉक आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि लगता है कि बच्चों को बहुत भारी पड़ता है, रटना पड़ता है,
वो चैप्टर आपका चल रहा है साथ साथ, पता भी नहीं चलेगा, सारे स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे। हाँ जी सर। आपके पास एकदम से प्रेशर आके एक दिन में स्ट्रक्चर रटने पड़ते हैं, या एक एक करके मैं रोज के 2 3 4 5 आपको बताता रहूं, कौन सा मेथड बेटर रहेगा? एक एक करके रोजवार। हाँ सर, ध्यान एक एक करके है ना। हाँ हाँ। इस वजह से पी ब्लॉक में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, सर इतनी इक्वेशन है, इतनी रिएक्शन है, इतने स्ट्रक्चर हैं, कहाँ से करेंगे, बहुत दिक्कतें करते हैं बच्चे। और टीचर लोग क्या करते हैं, नोट्स पकड़ा देते हैं, नोट्स पढ़ लो ये पी ब्लॉक के, क्योंकि बोलेंगे रटने का है, केमिस्ट्री रट लो, ये रटने का है। ठीक है, तो ये साथ साथ आपके कवर होते रहेंगे, क्योंकि रिडोक्स में यूज भी होते हैं। मैं आपको यहाँ रिडोक्स में रटवाता, वहां जाके पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर रटवाता, इससे अच्छा मैं स्ट्रक्चर यूज करके आपको रिडोक्स सोल्व करके दिखा रहा हूँ। दोनों जगह आप अलग अलग उनको रटो, उससे अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, साथ में उसी से रिडोक्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा दिया, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है, बस ये थोड़ा सा फायदा है। चलिए मैं वापस से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैसे होंगे ये स्ट्रक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल में मैं BH3 और NH3 के बीच में आपको एक बॉन्ड बनाना है ऐसे। इसको कैसे बना सकता हूँ, इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है। तो सबसे पहले BH3 का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो BH3 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? आद्या, BH3 में सेंट्रल बी। कौन सा होगा? बोरोन होगा। बोरोन हाँ। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोरोन के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बोरोन बना देगा। ओके, अब भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं होंगे। अगर 3 बॉन्ड बना भी दे तो 6 ही इलेक्ट्रॉन बोरोन के आउटरमोस्ट में हुए, 8 तो पूरे नहीं हुए। जबकि NH3 अगर आप देखने जाएंगे तो इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। ठीक है क्या? हाँ। तो क्या ये नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर कर ले तो बोरोन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? हाँ। अगर Yes, sir. नाइट्रोजन बोरोन के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ओल्ड रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो NH और यहां नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ एक एरो, क्योंकि नाइट्रोजन ने बोरोन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। ओके, नए रिप्रेजेंटेशन में दिखाएं तो मैं क्या बोलूंगा, बोरोन को पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, उसकी वजह से बोरोन पे क्या है, माइनस चार्ज आया। बोरोन को 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, नाइट्रोजन से आया, तो उस वजह से बोरोन पे चार्ज कौन सा आ गया, माइनस चार्ज। जबकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नाइट्रोजन कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। सही है आद्या? यस सर, अब आ गया। आ गया समझ? सर श्योर डाउट? हाँ बोलो श्रेया। सर नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा दो या एक देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, इक्वल शेयरिंग के स्टेप तक पहुंचाने के लिए। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि बोरोन के पास कोई पूरा करने के लिए अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 के 6 बॉन्डिंग में है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास बाकी नहीं है। तो हुआ क्या है, नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसको अगर ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके अपना नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। आपको रिप्रेजेंटेशन नॉर्मल हाँ सर समझा। जानी है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन को ट्रांसफर कर दे तो दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल कोवेलेंट इन बिटवीन बन जाएगा।
अब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ गया है, इस वजह से बोरॉन पे कौन सा माइनस चार्ज, जबकि नाइट्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वजह से नाइट्रोजन कौन सा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आपका रहेगा, ठीक है। सर हाँ श्रेया बोलो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल फॉलो करवाना है, कौन से रूल फॉलो नहीं करवाना है? पिछले के कितने स्ट्रक्चर्स थे उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हुआ ही नहीं, नहीं और अभी यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो करवा रहे हैं। मैंने बोला है जब आपका सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, श्रेया थर्ड पीरियड या अबाउ किसी पीरियड से बिलोंग करता है सेंट्रल एटम, तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया था ये चीज, अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो एक कंडीशन जरूर रहेगी, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। ठीक है श्रेया। हाँ सर। तो ऑक्टेट रूल सेकंड पीरियड के सेंट्रल एटम्स के लिए यूजुअली वैलिड रहेगा। उससे ऊपर वाला थर्ड पीरियड वाले जो भी हैं, थर्ड पीरियड या उससे ऊपर किसी पीरियड के, तो क्या होगा 8 से ऊपर हो सकते हैं, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होगा, 8 से अबाव कितना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है इसका मतलब हाँ सर। मतलब थोड़ा ऐसे समझो, फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना पाएगा, फोस्फोरस PCl5 बना पाएगा, यस ओके, लेकिन PCl2 नहीं बना पाएगा। PCl2 अगर आप बनाने जाओगे तो फोस्फोरस पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 बॉन्ड बना दिए, एक अनपेयर्ड और एक पेयर्ड बच गया, तो नेट मिला के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4, 4 and 2 6 and 1 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड फोस्फोरस नहीं बना सकता। लेकिन PCl5 में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 2 2 2 एंड 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं क्या? यस सर, लेकिन हाँ यस सर, मतलब 8 से कम नहीं हो सकते, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, बेसिकली मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो बस 8 ही हो सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में आके हम लोग फेल करके दिखाएंगे, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में फेल कर देंगे, थोड़ा ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट सिखा के। अच्छा आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा होना, मतलब 8 से ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल होता है फॉर थर्ड पीरियड और हायर पीरियड के लिए, सेकंड पीरियड के लिए पॉसिबल नहीं है। सर ऑर्बिट, ऑर्बिटल और कुछ शेल होता है, उसमें डिफरेंस ही नहीं पता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहुंच जाने दो, फिर बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको नहीं रखने, जबकि थर्ड या अबाव में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग 8 से कम वाले, जैसे अभी अभी मैंने BH3 बना दिया था, बनाया था अभी अभी BH3, ये स्ट्रक्चर हम लोग अभी दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, 8 से कम वाले बनते नहीं है, एग्जिस्ट करते नहीं है। आप समझाने के लिए तो एक बार यूज कर लेते हैं कि 8 से कम वाला है, ये 6 वाला है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, BH3 ने NH3 के साथ कंबाइन करके आउटर मोस्ट में 8 पूरे कर लिए। या BH3 और भी टाइप की बॉन्डिंग करता है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे होता है, लेकिन जब भी होगा ना 8 पे पहुंचा देता है फाइनली, 8 से कम कोई नहीं रहता है, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसे केसेस बनते हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके, आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड समझ आया, अब आपको N2O का स्ट्रक्चर ट्राई करना है। इसमें क्या करूं, सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा,
क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम। अब नाइट्रोजन को क्या करना है, एक और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करना है। N2 मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है, और इसको एक ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग करनी है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसे ही ये बीच वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब N2 मॉलिक्यूल में, N2 काफी स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इसको बोलते हैं। N2 मॉलिक्यूल में ऑक्टेट पूरा है दोनों नाइट्रोजन्स का। ठीक है, इतनी बात। दोनों नाइट्रोजन्स का N2 के अंदर ऑक्टेट पूरा रहेगा। फिर ये ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्डिंग करे? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन को क्या है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। इक्वल शेयरिंग की बात करें तो अगर ऑक्सीजन के साथ इक्वल शेयरिंग होती तो नाइट्रोजन क्या करना पड़ जाता, आपको ऐसे बॉन्डिंग करनी पड़ जाती, N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ऐसा करना पड़ जाता। लेकिन नाइट्रोजन के साथ कंडीशन है कि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, जबकि इस केस में नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इतना बात समझ आया आयुष? हेलो सर N2 का स्ट्रक्चर वो होता है जो ऊपर आप बनाए हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ यही है, N2 का स्ट्रक्चर यही वाला होता है। तो उसका भी कुछ लॉजिक है, ये याद कर ले ये स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? नाइट्रोजन का 7 होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हाँ। इलेक्ट्रॉन और चाहिए नाइट्रोजन को? ये तो 10 हो गए ना, उसका 5 और उसका 5। ये इसमें नहीं, मतलब इंडिविजुअल नाइट्रोजन्स को कितने कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो क्या मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स की दोनों साइड से शेयरिंग कर दूं, मतलब ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर कर ले, और ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर ले, तो क्या दोनों का हो जाएगा? हाँ सर। तो ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हुए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधा एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। हो गया? समझ आया कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है? हाँ सर। तो यहाँ पर जैसे ही ये शेयरिंग होगी, N2 में आप देख पा रहे होंगे ऑक्टेट पूरा है। आद्या N2 के अंदर ऑक्टेट पूरा है ना? हाँ पूरा है। तो अब ऑक्सीजन के साथ कैसे शेयरिंग करें? ऑक्टेट तो पूरा हो चुका है, 8 से ज्यादा सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है, 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। हाँ। तो एक ही तरीका हो सकता है, नाइट्रोजन यहां से ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साइड से आए, तो ऑक्सीजन को कुछ शेयर भी नहीं करना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, और ऑक्टेट भी पूरा हो गया ऑक्सीजन का। सर लेकिन वो नाइट्रोजन तो वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो फिर वही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन को दे सकता है? हाँ दे सकता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग में तो नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। नहीं। NH3 में भी तो यही किया था। NH हाँ। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, 3 बॉन्ड बन चुके थे, यहाँ भी 3 बॉन्ड बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, हो सकता है। सर इसको भी हम लोग उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, वो सेकंड वाले फॉर्म? हाँ दिखाता हूँ अभी। हाँ श्रेया बोलो। सो जो है हमारा नाइट्रोजन दूसरा वाला, हर नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता कि एक एक बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दे अपने लोन पेयर से, एक एक इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन अगर दे देता तो देखो यहाँ पे हो क्या जाता, दिक्कत क्या आती, हो तो जाता, होने कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, और आप कहना चाह रहे हो
कि दोनों नाइट्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते। एक एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब बनता है श्रेया, थोड़ा सा बात लो। ऑक्सीजन को ऑक्टेट उसको फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही नाइट्रोजन से लेके बिना दोनों नाइट्रोजन से एक एक ले लिए। क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ही बनेगा। कोऑर्डिनेट फिर दोनों साइड से कैसे हो? मतलब आप देखो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना चला जाता है, 60 का। रिपल्शन बहुत। हाँ सर। और उसके बाद बड़ी दिक्कत क्या होगी, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जब भी हाँ इलेक्ट्रॉन बचता है ना, तो उसको रेडिकल स्पीशीज बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती अच्छा, हाँ ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम कर देगा। पेयर की फॉर्म में रहे तो कहीं अच्छा है, यहाँ पे एक पेयर रख दें हम लोग और ये वाला पेयर शेयर हो जाए, परफेक्ट। सर वो लोन पेयर पे कैसे आ गया, जबकि वो ट्रिपल बॉन्ड तो पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है आपका ऊपर में, वो हमको समझ नहीं आ रहा। इस साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो शेयरिंग में नहीं है। अच्छा हाँ, जो अनशेयर्ड है, हाँ समझ गए। अनशेयर्ड पेयर को ही लोन पेयर कहते हैं। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर कहा जाता है। यस सर, समझ आ गया। ओके, तो यहां पर दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? एक रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बताया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा क्या? देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन के साइड से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आए तो नाइट्रोजन पे तो प्लस। पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आया समझ? यस सर। श्रेया? तो मेरे को अभी भी डाउट है, मतलब एक ही वो एक पेयर लेगा ना ऑक्सीजन, उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। देखो अगर वो पेयर ले लेता, तुम्हारी बात पे आते हैं, अगर वो पेयर ले लेता है तो नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा? अगर इसने पेयर ले लिया तो ये मान लो ऑक्सीजन के पूरे हो गए, 2- चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या ऑक्टेट पूरा है? यहाँ पे इस साइड तो आपके पास एक पेयर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन और नहीं बचा, नहीं बचा ना। नहीं बचा। नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन और नहीं बचा है। तो अब क्या हो गया, आपके पास एक तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ओके। हाँ सर, हाँ। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अब आपके पास इसके प्लस 2 चार्ज। के पास बॉन्डिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो बॉन्डिंग कैसे करेगा? और बड़ी प्रॉब्लम, ये नाइट्रोजन अब बॉन्डिंग कैसे कर पाएगा? हाँ। पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। नहीं। बॉन्डिंग सिर्फ एक वे में पॉसिबल थी कि दो इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाए और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। हाँ सर, ठीक है, समझा। समझे ना? तो हाँ यहाँ हाँ। पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट हो सकता है? ओरिजिनली नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन को दे दे तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा। हाँ सर। तो उस तरह से ये बॉन्डिंग होगी, एक ही चार्ज आएगा, 2- चार्ज नहीं आएगा। सर तो बेसिकली हमें क्या करना है पहले कि हम देखिए किसको क्या, मतलब किसको इलेक्ट्रॉन देना है, उसको फिर इक्वल शेयरिंग कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर इतना नहीं करना हो तो सिंपली देख सकते हो कि किस साइड से, ये एरो वाला स्ट्रक्चर बना लो और किस साइड से किस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जो दे रहा हो इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज रख दो, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो उस पर माइनस चार्ज रख दो। ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब एरो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जो डोनर एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो एक्सेप्टर एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, समझा। ठीक है, किसी और को कोई और डाउट? परम, आयुष?
चलिए, तो ये एक बार बना लेना आप। फिर ये N2O का स्ट्रक्चर है। N2O का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। सेकंड केस NO। NO is a highly unstable species। अनस्टेबल किस वजह से है, मैं लॉजिक बताता हूं। NO में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएगा नाइट्रोजन के पास। N डबल बॉन्ड O तो बन गया, लेकिन आपके पास नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएगा। तो इस वजह से ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होगी। अब और कौन निकल गया, परम भी गायब हो गया, ठीक है। सो NO के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास अनपेयर्ड बच गया, तो उस वजह से ये हाईली अनस्टेबल स्पीशीज बन जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, ये अनस्टेबल किस वजह से है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो आपका इसको हाईली अनस्टेबल कर देगा। ये स्पीशीज स्टेबल नहीं है, ध्यान रखना है। जो सेकंड ऑक्साइड है वो NO है, इसमें ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है। तीसरी ऑक्साइड NO2, ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, N डबल बॉन्ड O, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा और इस साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। NO2 का स्ट्रक्चर ये वाला होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, 12th बोर्ड के अंदर, वाई NO2 डाइमराइजेस। डाइमर फॉर्मेशन कर देता है, मतलब दो NO2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं। क्यों हो जाएगा, कोई बता सकता है? आद्या, हेलो। हाँ यस सर। हाँ आद्या, एक क्वेश्चन अब मैंने पूछा कि वाई NO2 डाइमराइजेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो कैसे करो, क्या इस स्ट्रक्चर से कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ सर, एक लोन पेयर है वो N पे और N पे प्लस है, मतलब कि वो अपना इलेक्ट्रॉन O को दे रहा है और O फिर नेगेटिव हो गया। नहीं, ये बस तो इतना ही समझ। है। आपको बोला जाए कि दो NO2 कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन कैसे हो जाते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज प्लस चार्ज, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है क्या दोनों? हाँ। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 to 4 6 and 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे NO2 के पास। हाँ, तो वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 8 हो जाएंगे। हाँ, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाए क्योंकि इसमें ऑक्टेट पूरा हो गया। तो स्टेबल तो है, बट अगर इसमें N के पास भी प्लस है और नाइट्रोजन के पास भी प्लस चार्ज है तो रिपल्शन नहीं होगा। रिपल्शन श्रेय नहीं होता है। रिपल्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर X, यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो न्यूक्लियस पे रहता है। इलेक्ट्रॉन्स में तो फिर भी रिपल्शन मान लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो उस वजह से रह सकता है साइड में पॉजिटिव चार्ज, कोई इशू नहीं होता है। स्पेशली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो कोई इशू नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज में थोड़ा सा इशू आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, हाँ यस सर। तो यहाँ पर NO2 डाइमराइज करता है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। NO2 सर हाँ बोलो। NO2 में तो दो ही ऑक्सीजन है और वो जो आप सेकंड रिप्रेजेंटेशन किए उसमें 4 आ गया, तो फिर वो कैसे कंबाइन कर गए ना, एक अच्छा हाँ हाँ सर समझ आ गया। NO2 कंबाइन करके एक N2O4 बना दिए। दो NO2 कंबाइन करके एक N2O4 बना दिए हैं।
ये बोर्ड में आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। अच्छा, तो वो क्वेश्चन में सीधे NO2 बोल देगा, तो उसमें हम लोग को खुद सोच के दो कंबाइन करना है। बस बस वाई NO2 डाइमराइजेस, डाइमराइजेस का मीनिंग होता है 2 NO2 कंबाइन कर जाए। ओके, ऐसा क्वेश्चन लिख के आएगा, वाई NO2 डाइमराइजेस, मतलब NO2 कंबाइन क्यों करता है दूसरे NO2 के साथ। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा NO2, और यहाँ पे N2O4 बन जाएगा उससे। N2O4 एक और ऑक्साइड है, एंड लास्ट ऑक्साइड होगा N2O5। ये स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना है, ये मैं नहीं बता रहा आपको। N2O5 आप गूगल से देखो या खुद से ड्रॉ करो, सोचना है आपको। सर गूगल से देखने पे तो आंसर ही आ जाएगा। सर हाँ आपने जो नॉर्मल NO2 का जो बॉन्ड बनाया है, हाँ, वो एक बार समझा दो ना, मुझे इससे नहीं बन रहा बार बार। कौन सा वाला? ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ सर। एक्चुअली हुआ क्या, जब आपने NO बना ली तो उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। परफेक्ट। हाँ सर। अगर आप बनाने जाते NO2 का स्ट्रक्चर, अगर आप बनाने जाओगे तो NO में ही एक और ऑक्सीजन ऐड करनी है। एक और ऑक्सीजन यहाँ ऐड कर दूं तो NO2 बन जाएगा। हाँ। मेथड क्या हो सकता है? एक सिंपल सा मेथड ये हो सकता है कि मैं ऐसे कर दूं भाई, ऐसे कर सकता हूं। श्रेया, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? पता नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। 9 हो गए। 9 हो गए। मैंने अगर सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम था तो एक कंडीशन बताई थी, क्या कंडीशन थी? 8 होना चाहिए। 8 या 8 होने चाहिए मैक्सिमम, है ना? ऐसा बोला हाँ था। देयर शुड हाँ। बी 8 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, अगर 8 रखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्डिंग नहीं हो सकती, 7 के 7 रह जाएं। 8 या 8 से कम रखने हैं तो ये बॉन्डिंग नहीं कर सकते हम लोग। ये बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो फिर एक ही फिजिबिलिटी बनती है कि यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के 7 के 7 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएं। पर सर वो भी तो अनस्टेबल रहेगा ना, क्योंकि उसके पास उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनस्टेबल और नॉट पॉसिबल में कुछ तो फर्क होगा। हाँ। तो ये हाँ सर। अनस्टेबल है और वो नॉट पॉसिबल है। हाँ सर, समझा। समझे? तो ये आपके कुछ यूज होंगे रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, इसलिए मुझे बताना पड़ा। नहीं तो मेरा बताने कोई मन नहीं था, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कुछ रिएक्शंस में यूज हो रहे थे। सर एक और डाउट है। बोलो श्रेया। सर हम ऐसे NaCl का जब बॉन्ड बनाते हैं तब उसमें लाइन नहीं दिखाते हैं लाइन नहीं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एरो दिखाते हैं। वहां पर आयनिक बॉन्ड बना है श्रेया, और आयनिक बॉन्ड के केस में हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास में। Q1 Q2 अपॉन R²। हाँ, तो क्या उसमें कहीं पे डायरेक्शन होती है? नहीं। तो डायरेक्शन नहीं होती है, तो उस वजह से हम लोग क्या दिखाते हैं? दो अपोजिट चार्जेस पास पास लगे हुए हैं, लेकिन क्या दिखाएंगे? Na+Cl-। दो अपोजिट चार्जेस पास पास हैं, इस वजह से वहां पर बॉन्डिंग हुई है। उसको क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन है, सिर्फ बॉन्डिंग नहीं है। इस वजह से बीच में कोई लाइन नहीं दिखाते कि कोई डायरेक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, एक स्पेसिफिक नहीं है इसके अराउंड। हाँ सर। लेकिन अगर आप देखने जाओगे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री निकल के आएगी। CH4 टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, थोड़ा थोड़ा आते जाएंगे आगे आगे, मतलब इनकी एक हाँ सर। ज्योमेट्री होती है। तो उसको दिखाने के लिए आपको लाइंस दिखानी पड़ेंगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर नॉन डायरेक्शनल फोर्सेस।
इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। चार्ज को किसी भी डायरेक्शन से सेम डिस्टेंस पे घुमाते रहो। भाई ये अपने पास Cl माइनस है, Na प्लस एक फिक्स r डिस्टेंस कर लिए, कहीं पे भी घुमा लो स्फीयर की फोर्स, है ना, कहीं हाँ तो हर जगह बराबर अट्रैक्शन होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आ रही है, सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। सर CO2 को भी तो हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, ऐसे CO2 का एक बनाया बॉन्ड और उसको भी स्फीयर के अराउंड घुमा दो डम्बल शेप में। देखो 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 CO2 में अपने पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ सर। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत भयंकर तरीके से रिपेल करेंगे, हाँ और रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म में, मतलब ये खुल जाएगा पूरा, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा, जो कि ये वाला है। यस सर। तो मतलब कौन सी ज्योमेट्री फिजिबल होगी, सिर्फ ये वाली हाँ डायरेक्ट सर। ना भाई, हाँ हाँ ये फिक्स हो गई कि इसी डायरेक्शन पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं। हाँ सर समझा। और सर एक और डाउट था, बताओ। आपने जैसे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे XeF6 या XeF2O2, नो सर ऑलरेडी यहाँ पे जीनॉन काफी मतलब उसको ऑक्टेट भी कंप्लीट है, स्टेबल भी है, हम जबरदस्ती उसको क्यों छेड़े? क्योंकि जीनोन के कंपाउंड्स हाईली यूजफुल होते हैं। यूजफुल मतलब हम केमिकल रिएक्शन से उसको बनाते हैं, वो अपने आप नहीं बनता क्या? फोर्सफुल करके, थोड़ा सा फोर्सफुल कंडीशन डाल के, केमिकल रिएक्शन करा के हम लोग बनाते हैं जबरदस्ती। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो जीनोन के XeF4 XeF6 हैं, ये यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के अंदर यूज होते हैं। जीनोन का कंपाउंड स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यूरेनियम के साथ जब आप XeF6 डालोगे यूरेनियम के साथ, तो यूरेनियम के साथ फ्लोरीन जाके कंबाइन कर लेगा और जीनोन निकल जाएगा। ये अनस्टेबल है, यूरेनियम को फ्लोरीन दे देगा, खुद निकल जाएगा। तो यूरेनियम के कंपाउंड बनाने में यूज होता है, और यूरेनियम आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज होता है। यूरेनियम की रिफाइनिंग में ये रिएक्शंस आती हैं। सर सिर्फ जीनॉन को देखे मतलब कंपाउंड्स में, बाकी ऐसे अगर हीलियम कोई और नहीं है? हीलियम नियोन नहीं, आपका क्रिप्टोन शायद एक कंपाउंड बनाता है फ्लोरीन के साथ, बाकी जीनोन ही मोस्टली कंपाउंड फॉर्म करता है, जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर गिवन है सारे। ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए ना जीनोन के, ये सारे एनसीईआरटी के अंदर आते हैं। और एनसीईआरटी आपकी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है, उससे बाहर बहुत कम जाता है, खासकर जेईई मेंस के अंदर। ओके, तो इस वजह से वो स्ट्रक्चर्स मस्ट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को शुरुआत में तो हवा ही नहीं लगता है कि जीनोन कैसे कंपाउंड फॉर्म करेगा, और कंफ्यूज होके गलत कर देता है। थर्ड पीरियड से ऊपर का है तो ऑक्टेट वाला रूल वहां पे फॉलो नहीं होता है, 8 से ज्यादा करते हैं वहां पे, तो इस वजह से जीनोन फॉर्म कर पाएगा। सर लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं वो भी तो नहीं फॉलो करता ना? वो भी नहीं फॉलो करता, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी फेल होता जाएगा। वो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि 10th क्लास तक आपने यही पढ़ा हुआ है, तो मुझे बताना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है ना? अब मैं कोई और स्ट्रक्चर सर वो जो फिर डिफिकल्ट हो हाँ सर, वो नीचे में जो आप एक स्ट्रक्चर बनाया है N+, जिसमें मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर रहा है, तो वो अनस्टेबल है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता? ज्यादा अनस्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, इस वजह से अनस्टेबल है। तो सर किसको बोलेंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता? आप कुछ बताए थे। ज्यादा चले जाते तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा सेकंड हाँ सर, आगे में 8 से अबाव चला जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर 8 से कम है तो अनस्टेबल रहेगा। ठीक है? हाँ। चलिए, कोई और डाउट है तो मुझे बताइए। सर वो जो आपने मोल कंसेप्ट का जो एक मतलब वो छोटा सा टेस्ट दिया था ना, MCQ वाला क्विज, उसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग मुझे देखना पड़ेगा श्रेया, मेरे पास अभी है नहीं। सर उसको ना आंसर भेज दीजिएगा, उसके आंसर्स के। है कि मेल क्या आईडी पे नहीं आया आपके आंसर? नहीं, आंसर्स नहीं आए मेरे को, सिर्फ आता कि रॉन्ग है और एक ही करेक्ट था मेरा लास्ट वाला।
मैं अभी कर देता हूँ, मेरे को शायद रिलीज कोर्स करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर एक बार आप वो के लिए बताया था सेकंड वाला टेस्ट का भी सर ये डाउट डिस्कस कर सकते हैं? सेकंड वाला टेस्ट का एक अंश ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो अटेम्प्ट कर लेता है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? यस सर, मेरा बहुत Okay, सारा sir. डाउट हो गया था एक्चुअली। ठीक है, मतलब ठीक है, सबके सब और दिक्कत नहीं है, ठीक है, डरो मत, आराम से, यस ठीक है? श्रेया मैं भेजता हूँ वो, ठीक है? हाँ सर. ओके। सर मेरा पिछले क्लास से एक डाउट है, वो आपसे हम एक बार पूछे भी थे। हाँ श्रेया, अगर मैं भूल जाता हूँ तो रिमाइंड जरूर करा देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे आद्या, बोलो। सर, वो जो आप रिएक्शन बता रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो उसमें हम आपसे पूछे थे कि सिर्फ सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों लिखते हैं, तो आप बोले थे उसमें सिर्फ उसमें चेंज आता है इस वजह से। तो फिर वो आप दिखाइए कैसा चेंज आ रहा है, हमको चेंज दिखाई नहीं। अभी अभी मैंने मैग्नीशियम का डिस्कस किया था, MnO4 माइनस goes into Mn2 प्लस, है ना आद्या? हाँ यहाँ पे क्या हाँ कंडीशन स्टेट था, +7, यहाँ कितना था? सर वो तो हम समझ आ गया, 5 का डिफरेंस है, तो ओ भी तो वहां पे ओ नहीं है, तो फिर 4 का डिफरेंस आ जाना चाहिए। क्या नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ चेंज हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ 5 से। तो यही चेंज हो रहा है, इसी को तो बोलेंगे अच्छा, तो सिर्फ हमेशा हो रहा है। सेंट्रल ही लेंगे। हाँ ठीक है। सेंट्रल एटम था तो सर लेकिन वहाँ ऑक्सीजन 4 है और सेकंड वाले में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इस हिसाब से तो हम लोग बोल देंगे की ऑक्सीजन फॉर्म भी। में ऑक्सीजन दिखाया था, H2 हाँ आप देखने जाओगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। यहाँ कितना था, -2 ही निकल के आ रहा था हर एक ऑक्सीजन का, यहाँ भी कितना है, -2 है। हाँ। और सर H2O का आप क्यों नहीं लेके चलते हैं, वो बता दीजिए। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, जहां पे हम लोग चेक कर रहे थे ना, वहां ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, और H2O में भी -2 है, मतलब चेंज हुआ क्या कुछ? नहीं, तो सर वो तो MnO4 और Mn2 प्लस की बात है, और वो आप H2O का कभी लिखते ही नहीं है, तो वो H2O का क्यों नहीं लिखते हैं, वो हम पूछ रहे हैं। सुनो आद्या, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो H2O की फॉर्म में हम लोग बाहर निकालते हैं, जब काउंट करोगे ना तो H2O की फॉर्म में यूजुअली मैं साइड में बाहर निकालता हूँ ऑक्सीजन को, है ना? हाँ तो अगर H2O की फॉर्म में निकाल रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन कितने में चेंज दे रहा है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कितना है, -2, चेंज कितना हो गया, 0 का। हाँ। अब चेंज 0 है तो काउंट करने की जरूरत है? एक ऑक्सीजन का -2 है, तो वहां पे 4 ऑक्सीजन है, तो मतलब -1 कर देंगे, मतलब 4 ऑक्सीजन यहाँ पे कर दो, हाँ सर, अब समझ आ गया। तो 0 ही रहेगा। सर. हाँ, और ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ श्रेया बोलो। सर MnO4 माइनस वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? MnO4 माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन हाँ कुछ टीचर बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसा नहीं होता है। सर इसको स्ट्रक्चर में एक मतलब ऑक्सीजन मतलब 3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बन जाता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहता है। लेकिन मैग्नीशियम पे तो कोई चार्ज नहीं आता है। सर एक बार आप डायग्राम ही बना दो, स्ट्रक्चर बना दो। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था MnO4 माइनस का, तो ये ऐसे बताया था, है ना? हाँ सर. तो मैग्नीशियम पे तो कोई चार्ज नहीं आया, नहीं. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता तो मैग्नीशियम पे भी चार्ज आना चाहिए था। हाँ. तो मतलब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, रादर ये क्या है, HMnO4 था, OH था यहाँ पे, H प्लस इसने दे दिया, एसिड के फॉर्म में था, H प्लस दे दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ सर. ओके सर, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसमें MnO4 है, तो उसमें एक ऑक्सीजन का जो निकालेंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ना, या फिर चारों का कंबाइन वे में लिखेंगे एक कंपाउंड में? एक ऑक्सीजन का जो निकालेंगे वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब एक कंपाउंड में एक ऑक्सीजन का जो निकालेंगे वही उसका ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑक्सीजन का -2 निकलता आएगा। हाँ, तो ऑक्सीजन का हम लोग बोलेंगे -2 ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ हाँ
अब हो गया सारा डाउट क्लियर, थैंक यू सर। हो गया? चलो आयुष, आपको कोई डाउट है? क्या सर? कोई डाउट है आपको? नहीं सर। ठीक है, श्रेया आपके डाउट हो गए? हाँ सर। चलिए आज के क्लास यही एंड करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।